अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। ज़र, सन और ज़मीन की जंग अज़ल से जारी है और अबद तक जारी ही रहेगी। आप मुल्कों की सतह पर देखें या फिर माशरती सतह पर, हर जगह जंगों में, फितनों की तह में यही वजह कार फरमा नजर आएगी। खैर, ये उन दिनों की बात है जब मेरा ट्रांसफ़र एक बड़े शहर के थाने में कर दिया गया था। मैं मजबूरी के तहत उसका नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। ये एक बड़ा शहर था और इस शहर की हुदूद में कई थाने और चौकियाँ आती थीं। हमारे थाने की हुदूद में बाज़ार हुस्न भी था और एक बड़ी मंडी भी थी, और मेरे अमले में 2 एएसआई शाहिद अबरार और 2 हेड कांस्टेबल सफदर और आज़म थे। वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी मुझे इस थाने का चार्ज संभाले हुए चंद दिन ही हुए थे कि बाज़ार हुस्न से 2 बंदे ये इतला लेकर आए कि नीलम बाई कत्ल हो गई है। इतला 2 पहलवान नुमा नुमाइंदे लेकर आए थे। इनका तारुफ कराने की चंदा ज़रूरत नहीं है। तवाइफों के कोठों पर ऐसे बंदे होते ही हैं। ये बदमाशी से लेकर हर किस्म का काम करने में माहिर होते हैं, और इस किस्म के आदमी रखना इन तवाइफों की मजबूरी होती है। बहरहाल, मैंने इनसे इब्तिदाई मालूमात हासिल करके इनको रुखसत कर दिया और कहा कि हम आ रहे हैं। एएसआई शाहिद मेरे पास बैठा था। मैंने इसे ज़रूरी तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद भी जल्दी जल्दी ज़रूरी डाक निपटाने लगा। 1 घंटे बाद हम नीलम बाई के कोठे पर मौजूद थे, क्योंकि जाए वकुआ यही था। मेरे साथ हेड कांस्टेबल आज़म और सिपाही बशारत था। मैंने मकतूला नीलम बाई की लाश को देखा। गोली उसके सीने में लगी थी और मेरी तजुर्बेकार निगाहें कह रही थीं कि गोली करीब से मारी गई है। उसने मौसम के लिहाज से गुलाबी शलवार कमीज ज़ेबतन की हुई थी, बाल खुले हुए थे और इनको बिलाशुबा घटाओं से तशबीह दी जा सकती थी। बहैसियत मजमूई वो ज़िंदगी में लाखों में नहीं तो हज़ारों में ज़रूर एक रही होगी, लेकिन इस वक्त मौत की जर्दी उसके चेहरे पर रक्सा थी। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। वो गालिबन जून का महीना था। सूरज जल्दी निकल आता था। अलावा इसी ये वो वक्त था जब बाज़ार हुस्न में हू का आलम था। यहाँ रातें जागती और दिन सोते हैं। मैंने ज़रूरी कागजात तैयार करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सिपाही बशारत को मैंने उसके साथ रवाना कर दिया था। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि ये कोठा 2 कमरों पर मुश्तमिल था। जिस कमरे में नीलम बाई की लाश मिली थी, वो इसकी और बड़ी बाई रेशम की ख्वाबगाह थी। दूसरा कमरा मुजरे के लिए मखसूस था और दिन को इस कोठे से मुतालिक मर्द यहाँ सोते थे। ये बाज़ार हुस्न का आखिरी कोना था और यहाँ से दुकानें ज़रा दूर थीं। एक तंग सी गली में ये कोठा था। ये सारी मालूमात मुझे इतला कुनिंदा 2 बंदों ने दी थीं, और इस वक्त इन सारी बातों का हम अमली तौर पर जायज़ा ले चुके थे। पुलिस को देखकर कुछ बंदे ज़रूर कोठे के नीचे जमा हो गए थे, जिन्हें हमने ऊपर आने से मना कर दिया था। हेड कांस्टेबल आज़म को मैंने नीचे खड़ा कर दिया और ख़ुद मुजरे वाले कमरे में आकर बैठ गया। मेरे लिए एक कुर्सी यहाँ रखवा दी गई थी। यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ कि बड़ी बाई रेशम की तबीयत बरसों से ख़राब थी और इसे एक करीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। दोनों बंदों का नाम अकरम उर्फ अक्कू और रशीद उर्फ शीदा था। 2 रातों से मुजरा भी नहीं हुआ था और रात नीलम बाई यहाँ अकेली सोई थी। बकौले दोनों बंदों के रात नीलम बाई ने कहा था कि इसे सुबह 7 बजे जगा दिया जाए। उसने अस्पताल जाना था। जब सुबह अकरम उर्फ अक्कू ने ख्वाबगाह वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, तो अंदर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसने ये अमल 3-4 बार दोहराया और फिर जूं ही उसने दरवाजे पर ज़रा सा दबाव डाला, वो यकायक खुल गया। यानी अंदर से उसे बंद नहीं किया गया था। ये एक अनहोनी और बड़ी अचंभे वाली बात थी। अक्कू ने 2-3 बार बाई जी कहकर पुकारा, लेकिन जवाब नदारद। वो दूसरे कमरे से रशीद उर्फ शीदे को बुला लाया, और जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने नीलम बाई को खून में लथपथ देखा। कमरे में एक डबल बेड बिछा हुआ था, लेकिन नीलम बाई नीचे फर्श पर पड़ी थी। मैंने बेड का मुआयना किया था। वहाँ ये बात तो साबित थी कि यहाँ रात को कोई सोया या सोई थी। ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि नीलम बाई यहाँ सोई थी, क्योंकि किसी और का सोना यहाँ साबित नहीं हुआ था। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे।
یہ ساری باتیں یا معلومات تو میں نے تھانے میں اکو اور شیدے سے حاصل کر لی تھیں۔ ہاں تو اکو اور شیدہ صاحب، اب جو سوال میں آپ سے پوچھوں گا اس کا بالکل سچا اور کھرا جواب دینا ہے۔ میں نے اپنے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے دونوں بندوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جناب ہماری تو کمر ٹوٹ گئی، ہمارا ککھ نہیں رہا ہے، یہ کوٹھا تو ویران ہو گیا ہے۔ شیدے نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں نے اکو کی طرف دیکھا، وہ بھی ہاتھ مل رہا تھا۔ دیکھو جوانوں، ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے قاتل کو پکڑنا ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پوچھیں جناب، ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں صرف مجرا ہوتا ہے یا دوسرا دھندا بھی ہوتا ہے، اور کیا یہاں اور عورتیں اور لڑکیاں بھی آتی ہیں؟ یہ سوال میں نے اس مقصد کے لیے پوچھا تھا کہ اس دور میں عصمت فروشی کا دھندا عروج پر تھا۔ ایسے الگ تلگ کوٹوں پر ادھر ادھر سے دوسری عورتیں بھی آتی تھیں، چھاپے پڑتے تھے، لیکن ان پر قابو پانا مشکل تھا، اور یہ عورتیں بڑی اثر و رسوخ والی ہوتی تھیں۔ جناب ہماری بڑی بائی اس دھندے کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں، اس لیے یہاں صرف مجرا ہی ہوتا ہے۔ جب نیلم بائی گھنگرو باندھ کر تماش بینوں کے سامنے آتی تھیں تو شیدے نے ایک آہ بھر کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن شیدہ اور اکو، یہاں استاد ٹائپ بندے نظر نہیں آ رہے، کیا تم ہی یہ ساز و سامان بجاتے ہو؟ میں نے کمرے میں پڑے گانے بجانے کے انسٹرومنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، استاد رات کو آتے ہیں اور صبح صبح چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں کافی تماش بین آتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ہر شخص کا حلیہ یاد رکھنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص تماش بین بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ہنکارا بھرا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری بات تم سمجھ گئے ہوگے؟ بالکل جناب، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو بائی جی پر زیادہ ہی مہربان ہو گیا تھا۔ اچھا، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوال کیا، اس کے متعلق کیا کچھ جانتے ہو؟ جناب آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں صرف نوٹوں سے غرض ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بندہ ہفتے میں ایک بار ضرور آتا تھا اور اکیلے بیٹھ کر گانا سنتا تھا۔ اس کے بعد ہم تھانے میں واپس آ گئے، کمرے کو قانونی تقاضے نبھاتے ہوئے سیل کر کے آئے تھے۔ کوٹے سے ہمیں ایک چیز ملی تھی جس کا ذکر میں مناسب موقع پر کروں گا۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے ASI شاہد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ نیلم بائی کے کوٹھے کے متعلق ادھر ادھر سے معلومات حاصل کرے۔ اس بات کی تصدیق بہت ضروری تھی کہ کیا واقعی اس کوٹھے پر صرف مجرا ہوتا تھا۔ اسی دن شام سے ذرا پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اسے ہم ابتدائی رپورٹ کہتے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ اور لاش کو صبح آنا تھا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کو جو گولی لگی تھی اس نے دل چیر دیا تھا، اور یہ بات بھی خاص طور پر درج تھی کہ نشانہ تقریباً 1-1.5 گز کی دوری سے لیا گیا تھا۔ اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ بڑی بائی ابھی اسپتال میں ہی ہے، اسے جگر کا کوئی مسئلہ تھا اور حالت سیریس تھی۔ اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچنے کی امید کم ہی ہے۔ اگلی صبح مقتولہ نیلم بائی کی لاش اور یہ خبر ساتھ ساتھ ہی آئی کہ ریشم بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب 2 لاشوں کو دفنانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ خیر، مسئلے تو حل ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ یہ غالباً اس سے 2 دن بعد کا ذکر ہے کہ شاہد یہ معلومات لے کر آیا کہ واقعی کوٹھے پر صرف مجرا ہی ہوتا تھا۔ مقتولہ نیلم بائی، جس کی عمر مقتولہ بننے سے پہلے 25-26 سال تھی، ریشم بائی کی سگی بیٹی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ ریشم بائی اپنی جوانی میں خود بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ ایسے کیسوں کی تفتیش کے سلسلے میں بعض بلکہ اکثر ایسی باتیں بھی سامنے آتی تھیں جن کو منو ان لکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے باقی اندازے آپ کی ذہانت پر چھوڑتا ہوں اور آگے کا حال سناتا ہوں۔ ASI شاہد ذہین بندہ لگتا تھا۔ آگے کی معلومات حاصل کرنے کی ڈیوٹی میں نے اس کے ہی ذمہ لگا دی اور کانسٹیبل وقار کو مقتولہ کے کمرے سے ملنے والی چیز دے کر کہا کہ اس بندے کو لے کر آ جائے، اسے اسی شہر کے ایک دوسرے تھانے میں جانا تھا۔ وقار گو کہ ایک کانسٹیبل تھا، لیکن کھرے کھوج لگانا اس پر ختم تھا اور وہ اس میں بہت ہی ماہر تھا۔ آگے جا کر اس نے ترقی بھی بہت کی تھی اور تھانے دار ہو کر ریٹائرڈ ہوا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے کچھ امتحان بھی پاس کیے تھے۔ بہرحال اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ مطلوبہ بندہ نہیں ملا۔ اب یہ بات بتا دوں کہ مقتولہ کے کمرے سے ہمیں ایک شناختی کارڈ ملا تھا۔ البتہ اس نے ایک امید افزا خبر یہ سنائی کہ اس کا بچپن کا دوست محبوب اسے مل گیا تھا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے تھانے کی حدود میں کسی قسم کی کارروائی ڈالنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔
महबूब ने इसे दूसरे एहलकार की नज़र बचाकर एक रुका दिया था जिस पर लिखा था कि वो कल किसी वक्त आएगा। अगले दिन जो जवान मेरे सामने आया उसका रंग गोरा और चेहरे पर एक काला तिल था। उम्र 32 के करीब रही होगी। माथे पर शिकनें पड़ी हुई थीं और वो भवें तान कर बात करता था। उसने एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी जो अगर मैं सारी लिखने लगूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा बात को ज़रा मुख्तसर करते हैं। ये कहानी इबरत असर भी है और हमारे मुआशरे का अलमिया भी है। महबूब ने अपने दोस्त का नाम असगर बताया। असगर अभी 4-5 साल का ही था कि उसके वालिद अचानक फौत हो गए। वो एक मिल में काम करते थे। वहाँ लोहे के पानी वाले बड़े बड़े पाइप बनते थे। पाइप क्रेन से इधर उधर किए जाते थे। एक दिन अचानक क्रेन का पट्टा टूट गया और पाइप सीधा उसके सर पर आ लगा और चंद लम्हों के अंदर ही अंदर उसके बाप ने दम तोड़ दिया। इसकी माँ की दुनिया अंधेर हो गई। 1 महीना तो इस बेचारी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक हो क्या गया है। बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों के समझाने बुझाने पर उसने अपने आप को संभाला और अपने नन्हे बेटे असगर की उसे याद आ गई। उसने उसे सीने से लगाया तो इसे अफसोस हुआ कि इसने अब तक इसे चचा चच्ची के रहमो करम पर क्यों छोड़ा हुआ था। उसने अब असगर के यानी कि अपने बेटे के लिए जीने का तहैया कर लिया, वरना वो तो कहती थी कि असगर के अब्बा मुझे भी साथ ले जाते, मैं तुम्हारे बगैर जीकर क्या करूंगी। असगर के अब्बा अपनी बीवी और बेटे से बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। 1 साल का अरसा इसी तरह गुजर गया। 40वें के बाद असगर की माँ किश्वर बेगम अपने भाइयों के दर पर आ गई थी। माँ बाप फौत हो चुके थे। एक बहन थी जिसके दर पर जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। किश्वर बेगम ने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए थे। असगर स्कूल में दाखिल हो गया था। असगर चूंकि प्यार मोहब्बत में पला बड़ा था, माँ और बाप दोनों का उसे बेतहाशा प्यार मिला था। माँ ने अपने आप को काम धंधे में उलझा लिया था और जिस प्यार का असगर आदी था वो बहुत कम हो गया था। सिर्फ रात को जब वो माँ की छाती से लगकर सोता था तो उसे एहसास होता था कि माँ है तो, लेकिन ये नाकाफी था। इधर किश्वर बेगम उलझी उलझी रहती थी। कुछ अरसे से भावजों ने उसे दूसरे निकाह करने के लिए इशारों किनायों में कहना शुरू कर दिया था और ये तो एक दिन होना ही था। हालांकि वो इन पर बोझ नहीं थी। कपड़े सीकर वो इतना कमा लेती थी जिससे दोनों माँ बेटे की ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। मैं बात को ज़रा और मुख्तसर करता हूँ और ये कि आखिरकार किश्वर बेगम को दूसरा निकाह करना ही पड़ा। वो बंदा साइकिलों का काम करता था और इतना कमा लेता था जिससे उसका अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। असगर ने पहले दिन से ही नए बाप को कबूल नहीं किया। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। नए बाप से उसे वो प्यार ना मिला। माँ भी इसे ज़्यादा प्यार न दे सकी और उसकी तवज्जो पट गई। खामिद दिन भर का थका हारा आता तो किश्वर बेगम उसकी खातिर तवाज़ो में लग जाती। असगर ने बाहर दोस्त बना लिए। अब वो छोटा नहीं रहा था, एक गबरू जवान बन गया था और महबूब उसका बचपन का दोस्त था। वो अक्सर महबूब के आगे अपना रोना रोता रहता था। दोनों ने मैट्रिक साथ पास कर लिया। महबूब की 2nd और असगर की 3rd डिवीज़न थी। एक दिन असगर ने महबूब को ये खुशखबरी सुनाई कि उसे मुलाजमत मिल गई है। अब वो महीने में 1-2 बार ही आया करेगा और साथ ही ये भी बताया कि उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। लेकिन असगर ने ज़्यादा तफसील में नहीं बताया और ना असगर ने महबूब को अपने काम की जगह के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया था। ये 6 माह पहले की बात थी। इस दौरान असगर सिर्फ 5 या 6 दफ़ा ही महबूब से मिलने आया था और अब 15 दिन हो गए थे। आप असगर की नफ्सियात के मुतालिक जान ही गए होंगे कि ऐसे प्यार के प्यासे को जहाँ ज़रा सा भी प्यार मिलता है वो वहीं के होके रह जाते हैं। अगर ये बात फर्ज कर ली जाती कि उसे नीलम बाई के रूप में प्यार मिल गया था तो फिर उसने अपने प्यार को कत्ल क्यों किया। अलावाइसी वो इस वक्त कहाँ था। अक्कू अर्शीदी ने बताया था कि ख़ास तमाशबीन 1 हफ्ते पहले आया था। तवाइफों से मुतालिक ये बात ख़ास तौर पर मशहूर होती है कि ये सिर्फ पैसे की दोस्त होती हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या था। मैंने इस पर से पर्दा उठाना था। महबूब को रुखसत करने से पहले मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि जो ही असगर इससे मिलने आए इसे अपने पास किसी बहाने से रोककर हमें इतला दे। इस थाने में भी मुखबरी का निज़ाम हर थाने की तरह बड़ा ही मौसर था। यहाँ एक बात का और जिक्र करना ज़रूरी है कि रेशम बाई के मरने की वजह से इस बंदे का सुराग मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, जिसकी निशानी नीलम बाई थी, यानी कि नीलम बाई के बाप का। एएसआई शाहिद ने काफ़ी कोशिश की थी
लेकिन मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया था। इस तरह इन माँ बेटी का माजी अंधेरे में था, और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि आखिर तक अंधेरे में ही रहा था। इस वक्त शाहिद मेरे सामने बैठा हुआ था और हम चाय पीते हुए इस केस के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। सर, लगता है कि कातिल असगर ही है और अब रुपोश हो गया है, शाहिद ने चाय की प्याली खाली करके मेज पर रखते हुए कहा। फिलहाल सबसे बड़ा मुश्तबा वही है, मैंने कहा, लेकिन अगर वही कातिल है तो इसे ढूंढना जुए शील लाने के मुतरादिफ है। सर, आपने जुगनू के मुतालिक क्या सोचा है? वो हर वक्त हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन मैं इस पर ज़रा पक्का हाथ डालना चाहता हूँ। मुखबिर अपना काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर। शाहिद चला गया और मैं मेज पर बिखरे हुए कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया। जुगनू कौन था, क्या था? तो इसके बारे में अर्ज है कि जुगनू का असल नाम जाबिर खान था और बाखबर ज़राए से हमें पता चला था कि वो मंशियात का कारोबार करता है। बज़ाहिर वो अवामी टाइप बंदा था, गरीबों की मदद करना, हर गमी में शरीक होना, और अब तो बहुत से लोगों ने उसे अपनी खुशियों में भी शरीक करना शुरू कर दिया था। अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था इसके खिलाफ। नीलम बाई के कत्ल वाले केस के साथ साथ हमें ये मंशियात वाला मामला भी देखना था। इस वक्त दिन के 11 बजे थे। नीलम बाई को कत्ल हुए 1 हफ्ता हो चुका था। हमें इतला दी गई कि एक औरत आई है और वो कहती है कि सिर्फ बड़े थानेदार से मिलना है। मैंने इतला लाने वाले जो एक सिपाही था उससे कहा कि उसे भेज दो। चंद लम्हों बाद जो औरत 90 तुले कदमों के साथ चलती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई, उसने सफ़ेद टोपी वाला बुर्का पहना हुआ था। हमारे दौर में ये बुर्का आम था। कुछ अमीर खानदान की औरतें काला बुर्का भी पहनती थीं और उनका ताल्लुक ज़्यादातर शहरों से होता था, और इस काले बुर्के को फैशनी बुर्का कहा जाता था। इस औरत ने बुर्का उठाया तो मुझे एक धचका सा लगा। ये एक खूबसूरत दोशीज़ा थी, उम्र 20-22 साल ही होगी। हाँ बीबी, किस तरह आई हो? मैंने सवाल किया। इससे पहले मैं इसे कुर्सी पर बैठने का कह चुका था और वो बैठ भी चुकी थी। थानेदार साहब, मैं एक बंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ, उसने परेशान नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। किसकी? और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने इस्तेफामिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अगर समझें तो बहुत कुछ और ना समझें तो कुछ भी नहीं, बाकी आप खुद समझदार हैं। यहाँ तक तो मैं समझ गया हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन बंदे का नाम तो बताओ। जब उसने बंदे का नाम बताया तो मैं हैरत से उछल पड़ा। वो था असगर, क्योंकि मैंने इस्तफसार करके उसका हुलिया भी पूछ लिया था। आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये इश्क माशूकी वाला मामला था। बीबी, रिपोर्ट दर्ज करवाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें तो खुद उसकी तलाश है। क्या मतलब? उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, और जब मैंने उसे वजह बताई तो वो नफ़ी में तेज़ी से इधर उधर गर्दन हिलाने लगी और उसकी आंखें मज़ीद फैल गईं। इससे और भी बातें हुईं जिनका जिक्र आगे आएगा। वो मुझे अपनी तरफ से यकीन दिलाकर गई कि असगर का एक तवाइफ के साथ और ख़ासकर उसके कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। आखिर में दबी ज़बान से यह भी कह गई कि मेरा असगर ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जज्बाती बातें होती हैं। अगर थानेदार इन्हीं बातों पर यकीन करके बैठ जाए तो चल चुकी थानेदारी। अलबत्ता वो कुछ इशारे दे गई थी। ये तो अंधे के हाथ बटेर आने वाली बात थी। मैंने कांस्टेबल वकार को ज़रूरी हिदायत देकर कहा कि ताज़ा तरीन हालत के मुताबिक कार्रवाई करे और तफ्तीश की गाड़ी को इस पटरी पर चढ़ा दे। असगर के मुतालिक मैंने जो बातें आपको बताई थीं, इनसे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि असगर के लवाहिकीन क्यों खामोश बैठे हुए थे। वो महीना 2-2 महीना घर नहीं जाता था। बहरहाल ये उनका ज़ाती मसला था। मुझे तो कातिल को ढूंढना था। इसके अलावा कुछ मुखबिरों को हमने जुगनू उर्फ जाबिर के पीछे लगाया हुआ था। एक मुखबिर फकीर के भेष में जुगनू की कोठी जो एक कैनाल पर बनी हुई थी, उसके सामने फुटपाथ पर बराए जमान था। उसके साथ एक पुलिस एहलकार सफ़ेद कपड़ों में मलबूस उसकी निगरानी कर रहा था। जुगनू की कुछ पुरस्कार और मशकूक सरगर्मियां हमारे मुखबिरों ने देखी थीं और चंद दिन पहले ही हमने ये इंतज़ाम किया था, यानी कि निगरानी का। ये इसी शाम की बात है कि मुझे इत्ला मिली जुगनू अपनी कार में एक कोठी में गया है और वो कोठी अमूमन वीरान रहती है। कभी कभी वहाँ रात को गहमा गहमी देखने को मिलती है। मैंने थाने का इंतज़ाम एएसआई अबरार के सुपुर्द किया
اور خود مکمل تیاری کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ 10 اہلکار تھے جو ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ ہم نے انہیں اچانک جا لیا۔ وہ بڑے اطمینان سے لکڑی کی چند پیٹیوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ وہاں جگنو کے علاوہ 6 بندے اور بھی تھے اور یہ سب شکل سے ہی چھٹے ہوئے بدمعاش لگتے تھے۔ ہم نے سب کو آہنی زیور پہنا دیا۔ جگنو عرف جابر نے مجھے ایک طرف لے جا کر ایک بہت بڑی رشوت کی پیشکش کی۔ میں نے نفسیاتی چال چلتے ہوئے کہا، اس وقت تم سب کو تھانے لے جاؤں گا، وہاں مکمکا ہو جائے گا۔ وہ میری چال میں آ گیا اور اس طرح ہم بڑی آسانی سے انہیں تھانے لے آئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ جب جگنو کو حوالات میں بند کرنے لگے تو اس نے وہ واویلا مچایا کہ علامہ الحفیظ، اس کا کہنا تھا کہ یہ وعدہ خلافی ہے جو کہ میں نے کی ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں اور باقی بندوں پر کیس بنا دوں۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ سیانے کہتے ہیں کہ برے کی ماں کو مارو تاکہ وہ کوئی اور برا نہ جن سکے۔ یہ رات میں نے تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں نے عملے سے یہ کہہ دیا کہ باقیوں کو دال روٹی دے دینا لیکن جگنو کو صرف پانی دینا۔ ظاہر ہے پیٹیاں بھی تھانے میں آ گئی تھیں اور یہ تعداد میں 10 تھیں اور ان میں چرس اور افیون تھی۔ بعد کی پوچھ گچھ سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ مال آج ہی آیا تھا اور جگنو صاحب اس کا معائنہ کرنے تشریف لے گئے تھے اور اب ان کا معائنہ ہم کر رہے تھے۔ رات 12 بجے کے قریب میں نے جگنو کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کوٹھی میں اس کی تلاشی لے کر سب کچھ نکال لیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہم سب دیوار پھاند کر کوٹھی میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ یہ کوٹھی ذرا ہٹ کر تھی اور کوٹھی کے نیچے تہہ خانہ بھی تھا۔ معائنے کے بعد سارا مال وہاں سے منتقل ہونا تھا۔ جگنو کی جیب سے ایک ریوالور جس پر سائلنسر فٹ تھا، 1000 روپیہ، ایک خوبصورت سگریٹ کیس جس میں غیر ملکی سگریٹ تھے اور عمدہ قسم کی چرس برآمد ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چرس کا عادی ہے۔ باقی چیزوں کو میں نے مال خانے میں رکھوا دیا تھا جبکہ سگریٹ کیس اور چرس کو میز کے اوپر سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت کمرے میں جگنو اور 2 سپاہی تھے۔ جگنو بار بار للچائی ہوئی نظروں سے چرس اور سگریٹ کیس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بھوکا بھی تھا اور سب سے بڑھ کر اس کا نشہ اکھڑا ہوا تھا۔ جناب، مجھے ایک سگریٹ تو پی لینے دیں۔ اس وقت وہ بھیگی بلی بنا ہوا تھا اور اس کے سارے خواب بکھر چکے تھے۔ سگریٹ بھی ملے گا اور اچھا کھانا بھی، پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، میں نے گرم لوہے پر چوٹ مارتے ہوئے کہا۔ جناب تھانے دار صاحب، اب پوچھنے کو باقی کیا بچا ہے؟ میں 4-5 سالوں سے یہ دھندا کر رہا ہوں لیکن مجھ پر کبھی شک تک نہیں کیا گیا۔ آپ نے تو، اس نے ایک بار پھر چرس اور سگریٹ کی ڈبیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ 100 دن چور کا اور 1 دن شاہ کا؟ میں نے اسے گویا چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ بولا، بے بسی سے میری طرف دیکھتا ہی رہا۔ میں تیکھی نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ میں اسے بالکل توڑ دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے منہ سے صرف اور صرف سچ نکلے۔ جناب، مجھے بیٹھنے کی اجازت تو دے دیجئے، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ کچھ دیر کے بعد رونی سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ اس نے دبکا مارتے ہوئے کہا، اوئے چپ چاپ کھڑے رہو، یہ تھانہ ہے، تمہاری بیوے کا گھر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کسی ریکارڈ کی طرح بج اٹھا، میرے ہر سوال کا جواب دیا اور خوب دیا۔ میں نے حسب وعدہ اسے اچھا سا کھانا کھلا دیا اور ایک سگریٹ اور تھوڑی سی چرس بھی اسے دے دی، پھر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ صبح ان پر مقدمہ بنا کر حوالہ عدالت کرنا تھا۔ نہ مار کٹائی کی نوبت آئی اور نہ ریمانڈ لینے کی۔ بعض اوقات نفسیاتی طریقہ تفتیش کارآمد ہوتا تھا۔ آپ کے من میں ہلچل تو مچی ہوئی ہوگی کہ اس اللہ کے بندے نے ہمیں ابھی تک اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ چلیں تو میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ تھانے میں جو دوشیزہ آئی تھی وہ جگنو کی بہن عشرت تھی۔ اس نے ٹوپی والا برقع اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پہنا ہوا تھا، ورنہ وہ کالا یعنی فیشنی برقع پہنتی تھی۔ عشرت کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جگنو کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ گھر کا ماحول ذرا آزادانہ تھا۔ عشرت کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ اس کی بھابھی جگنو سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ عشرت کی شادی کر دو، لیکن عشرت نے کہا کہ ابھی اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، علاوہ ازیں جو ہی اسے کوئی لڑکا پسند آیا وہ شادی کر لے گی۔ پھر ایک دن ایک پارک میں اس کی ملاقات اصغر سے ہو گئی۔ وہ اکثر وہاں جا کر بیٹھا کرتا تھا اور گھاس پر بیٹھا تنکوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ بقول عشرت کی وہ اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی۔
एक दिन वो उसके करीब चली गई और बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं अक्सर आपको यहाँ देखती हूँ, आप बहुत गमगीन से लगते हैं। और इसके करीब ही वो घास पर बैठ गई। असगर प्यार का भूखा था, अंदर से बिल्कुल टूट फूट चुका था। इसे किसी कंधे की जरूरत थी जिसके ऊपर सर रखकर वो रो सके। पार्क में वो रो तो नहीं सकता था, अलबत्ता उसने अपना दिल खोलकर इशरत के सामने रख दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि वो बेरोजगार है और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता है और घर वालों से दूर रहना चाहता है। शायद शऊरी तौर पर इशरत भी प्यार की मुतलाशी थी। घर वालों को जुगनू ने बताया था कि उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है। 2-4 मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए और एक दिन इशरत ने असगर को अपने भाई से मिला दिया। इसे अपनी सहेली का भाई जाहिर किया और अपने भाई से कहा, भैया इसे अपने साथ काम पर लगा लो। इन दिनों जुगनू को एक बंदे की तलाश थी और इस तरह असगर का काम बन गया। जब इसे जुगनू के धंधे का पता चला तो उसने इनकार कर दिया। जुगनू ने उसे कहा, मैं तुम्हें अपने राज में शरीक कर रहा हूँ और राजदानों को हम यूं जाने नहीं देते, मारकर लाश गायब कर देते हैं। असगर नफसियाती मरीज बन चुका था। वो डर गया और बादल नाखास्ता ये काम करने लगा। इधर घर में खिचड़ी पक रही थी और ये चिड़ी और चिड़े वाली खिचड़ी नहीं थी, बल्कि इशरत की शादी के सिलसिले में पक रही थी। जुगनू की बेगम अपने भाई के लिए जोर दे रही थी। वो एक बिजनेसमैन था और अच्छा कमाता खाता था। जुगनू को भी ये रिश्ता पसंद था, लेकिन इशरत नहीं मान रही थी। जब एक दिन गुस्से में जुगनू की बेगम ने इशरत से ये कहा, आखिर कब तक किसी शहजादे की तलाश में भटकती रहोगी? जब सर में चांदी जैसे बाल आ जाएंगे तब शादी करोगी? भाभी मुझे वो लड़का मिल गया है, प्यार करने वाला। आपके भाई ने तो मुझे शो पीस के तौर पर घर में रखना है। इसे सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार है। और जब उसने असगर का नाम लिया तो एक कयामत आ गई। जुगनू भी इस वक्त घर में मौजूद था। उसने मामला संभाल लिया और अपनी बीवी से कहा, यह मसला गुस्से से हल नहीं होगा, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। जवान बहन है। बहरहाल वो इस मसले को हल करने के तरीके सोचने लगा। वो नीलम बाई का शहदाई था और अक्सर उसका गाना सुनने के लिए जाता रहता था। वो इसके साथ नाजायज ताल्लुकात जोड़ना चाहता था, लेकिन इसकी दाल नहीं गल रही थी। दोनों बदमाश अक्कू और शीदा उसकी मुट्ठी में थे। वो इन्हें रकमें देता रहता था। उसने एक मंसूबा बनाया और अपने एक गुर्गे की मदद से असगर को माल वाली कोठी के तहखाने में कैद कर दिया और उसका शनाख्ती कार्ड उड़ा लाया। उसके जहन में एक मंसूबा पल रहा था। ये उस सुबह की बात है जब बड़ी बाई यानी कि रेशम बाई अस्पताल में दाखिल थी। अक्कू ने इस तक ये बात पहुंचाई थी कि वो घर में अकेली है, इसलिए वो वहां पहुंच गया। नीलम को जगाया गया। असगर का शनाख्ती कार्ड उसके हाथ में देकर जुगनू ने उससे कहा कि वो किसी दिन उसके साथ चलकर उसकी बहन इशा से ये कह दे कि ये कार्ड वाला बंदा यानी कि असगर उसके पास आता है और उसके यहाँ पर अपनी रातें भी गुजारता है। शनाख्ती कार्ड उसे अपने पास ही रख ले और जब इशा से मिले तो सबूत के तौर पर शनाख्ती कार्ड उसे दिखा दे। ये कच्चा काम था, लेकिन जुगनू तो पागल हुआ पड़ा था। हर कीमत पर इशरत को असगर से मुतनफ़र करना चाहता था, लेकिन जब एक खतीर रकम का लालच देने के बावजूद भी नीलम ने ये काम भी करने से इनकार कर दिया तो वो मज़ीद पागल हो गया और उसके साथ दस्तदराजी शुरू कर दी। शायद इस तरह वो इसे झुकाना चाहता था। इसको पता था कि नीलम सिर्फ मुजरा ही करती है और वो काफ़ी अरसे से उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाह रहा था, इसलिए गैर शऊरी तौर पर यह सब कुछ इससे हो रहा था। नीलम ने इसके मुंह पर थूक दिया तो इस पर वो पागलपन सवार हो गया जिसे हम थानेदार और माहिर नफ्सियात एक लम्हे के पागलपन से मंसूब करते हैं। उसने अपनी जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और दिल का निशाना लेकर ट्राइगर दबा दिया। जब गोली अपना काम कर गई तो जुगनू के हाथ पांव फूल गए। काफी देर सोचने के बाद उसने दूसरे कमरे में जाकर अक्कू और शीदे को सारी सूरत हाल बता दी। वो ऊँग रहे थे, अफयून के आदी थे और ये अफयून जुगनू के तवस्सुस से ही उनको मिलती थी। तीनों सर जोड़कर बैठ गए और आखिर में उन्होंने पुलिस को चक्कर देने के लिए एक ड्रामे का एहतमाम किया। असगर का शनाख्ती कार्ड जानबूझकर कमरे में इस जगह रख दिया गया जहां फौरन हमारी नजर पड़ सकती थी। जो कुछ अक्कू और शीदे ने ड्रामा किया उसका जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। वो असगर को कातिल जाहिर करना चाहते थे। जब सब बात आपको बता दी है तो ये भी बता दूं कि मैं अक्कू और शीदे से शुरू से ही मुतमईन नहीं था। मैंने इनको पाबंद किया हुआ था कि वो इस कत्ल का उक़्दा हल होने तक कहीं न जाएं और जब कहीं जा भी रहे हैं तो थाने में बता कर जाएं और वापस आकर थाने में रिपोर्ट भी करें। इन दोनों को भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया था।
ظاہر ہے اصغر کو ہم نے برآمد کر لیا تھا، اسے بھی رگڑا لگنا تھا کیونکہ وہ بھی اس دھندے میں شامل تھا، چاہے وہ بادل ناخواستہ ہی کیوں نہ تھا۔ اصغر عشرت سے روز ملتا رہتا تھا۔ جب وہ کئی دن اس سے نہ ملا تو اسے کچھ شک ہوا کہ کہیں اس کے بھائی نے تو اسے غائب نہیں کروا دیا، اور وہ اسی سلسلے میں تھانے آ گئی اور ہم نے جگروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم نے سب کو پابند سلاسل کر دیا۔